नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार सिंह फिर से अपने YouTube चैनल रिजल्ट हब में स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं बिहार स्पेशल का आज का ये नया क्लास। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे हर्यक वंश के अंतिम शासक जो नागदशक था उसकी हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो शिशुनाग वंश के बारे में आज पढ़ना है बिहार स्पेशल में खास करके। आज पढ़ना है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश क्या करता है? हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करता है और यह जो है अपने वंश की स्थापना करता है। और इसका अगर संस्थापक कहा जाएगा तो खुद ये हो गया शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हो गया। और ये सब मगध का जो है शासक बनता है। तो पहले हम लोग देख चुके हैं कि बिहार में मोटा मोटी बिहार का मैप है। यहाँ पर पहले मगध था, पटना नवादा तक का, और यहाँ पर अंग था, यहाँ पे वैशाली था, वैशाली, और यहाँ पर मिथिला था। तो यहाँ पर सबसे पहले मगध का जो राजा था बिंबिसार, ये बिंबिसार अपने पिता का बदला लेने के लिए अंग का जो अंतिम राजा था ब्रह्मदत्त उसकी हत्या करता है और अपने पिता के अपमान और हार का बदला लेता है। और क्या करता है, अंग को भी मगध में मिला लेता है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उसके बाद बिंबिसार के बाद इसका पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बनता है अपने पिता की हत्या करके। तो ये जब पिता की हत्या करके जब राजा बनता है मगध का, तो इसका तो सबसे पहले यहाँ बज्जी संघ में वैशाली यानी बज्जी संघ, ये पहले सब कोई मिल करके आपस में क्या बनाता है, संघ बनाता है। बहुत सारे राज्य मिल जाता है और ये संघ बनाता है। और बिहार से बाहर जो है कौशल पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश में, यहाँ से भी जो है ना बिंबिसार का वैवाहिक संबंध हुआ था कौशला देवी से। उसके बाद बज्जी संघ में चेटक के पुत्री, लक्ष्मी गणराज्य के चेटक की पुत्री चेलना से विवाह हुआ था। उसके बाद पंजाब के राजा मद्रकुल के क्षेमा से विवाह हुआ था बिंबिसार का। तो ये अपना बिंबिसार जो है ना वैवाहिक स्थिति मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने स्थिति को मजबूत किया था। लेकिन जब इसी बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु खुद इसकी हत्या कर देता है, तो ये बज्जी संघ और ये कौशल दोनों इसका दुश्मन बन जाता है। तो जब अजातशत्रु जब राजा बनता है तो सबसे पहले क्या करता है कि अपने राजधानी यानी गिरिब्रज का किलाबंदी करवाता है। और किलाबंदी करवाता है उसके बाद जो है पटना और सोनपुर नदी के संगम पर सैनिक छावनी की स्थापना करता है कि जो भी जो है इस बीच से जो है ना गंगा नदी प्रवाहित होता है। तो अगर इधर से हमला करेगा तो यहाँ पर सैनिक छावनी रहेगा, तो यहाँ से जो है ना उसको रोका जाए, इसके लिए सैनिक छावनी की स्थापना करता है। और पाटली ग्राम के भी स्थापना करता है। इसके बाद ये जो बज्जी संघ में अपने मंत्री बस्कार से फूट डलवाता है। और फूट डालने के बाद बज्जी संघ पर क्या करता है, अजातशत्रु हमला करता है, आक्रमण करता है। और आक्रमण करने के बाद बज्जी संघ को अपने शासन में यानी अपने राज्य में मिला लेता है, यानी कि यहाँ तक का क्षेत्र को क्या करता है, मिला लेता है। ये पूरे जो है ना मगध हो गया। ये कौशल पर आक्रमण करता है, लेकिन कौशल जो है यहाँ से जो प्रसेनजित हर वर्ष जो काशी से 1 लाख रुपया जो दिया करते थे दहेज के रूप में, ये फिर से देना शुरू कर दिया। तो कौशल को जो है मगध में नहीं मिलाया बिंबिसार, कौशल को छोड़ दिया। इसके बाद इसका जो अंतिम शासक था हर्यक वंश का नागदशक था, उसी की हत्या किया शिशुनाग, और शिशुनाग वंश की स्थापना किया। तो शिशुनाग जब मगध का राजा बना तो यहीं पर ये कौशल है, कौशल के बगल में ही काशी है, और इधर बगल में अवंती है। अवंती यानी मध्य प्रदेश में। अगर भारत के मैप में देखेंगे तो ये इधर
ऊपर में पड़ेगा उत्तर प्रदेश यहाँ पर, तो कौशल यहाँ पर काशी, और इधर आएंगे तो पड़ेगा आपको अवंती। तो जब यह शिशुनाग जब मगध का शासक बनता है तो इससे पहले कौशल क्या रहता है, ताकतवर रहता है, तो काशी को भी जो है ना अपने क्षेत्र में मिला लेता है, जिसको दहेज में बिंबिसार को मिला रहता है काशी। उसके बाद तो ये आक्रमण करता है कौशल पर, तो कौशल को भी जो है ना अपने क्षेत्र में मिला लेता है, अवंती को भी जो है ना अपने क्षेत्र में मिला लेता है। तो इतना दूर के क्षेत्र का जो है ना यह क्या हो जाता है, साम्राज्य मतलब एक शासक बनता है शिशुनाग। तो ये क्या करता है, पहले कौशल, अवंती, और आक्रमण कर मगध में मिलाया। जिस समय शिशुनाग अवंती पर आक्रमण किया था उस समय अवंती का राजा था अवंती वर्धन। अवंती वर्धन ये जो था अवंती का राजा था शिशुनाग के टाइम में। लेकिन अगर देखेंगे बिंबिसार के टाइम में, तो बिंबिसार के टाइम में अवंती का राजा था चंद्रप्रदोत। इसी चंद्रप्रदोत का तबीयत जो है ना एक बार बिगड़ गया हुआ था, इतना जो है ना भयंकर बीमारी हो गया था जिससे जो है ना लग रहा था चंद्रप्रदोत जो है ना बचेगा नहीं। बहुत सारा जो है ना वैद्य आकर के इसका उपचार किया, फिर भी ये ठीक नहीं हो रहे थे। तो वही बिंबिसार अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था इसी चंद्रप्रदोत के इलाज के लिए, जो कि अवंती का राजा था बिंबिसार के टाइम में। और चंद्रप्रदोत के इलाज किया राजवैद्य इसका जीवक, जिससे यह ठीक हो गया था। तो उस समय अच्छा जो है ना अवंती से मगध का अच्छा जो है ना तालमेल था, अच्छा रिलेशन था। लेकिन जैसे शिशुनाग वंश का जो है ना शासक बना ये शिशुनाग, तो इसको भी क्या किया, अपने क्षेत्र में मिला लिया। इसके बाद शिशुनाग वंश का जो है दूसरा शासक बनता है। इसकी मृत्यु होने के बाद एक दूसरा राजा बनता है, शासक बनता है, जिसका नाम है कालाशोक। कालाशोक, कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। काकवर्ण, काक का मतलब कौआ और वर्ण का मतलब रंग, यानी काला वाला जो कौआ होता है उस रंग का था। मतलब देखने में बहुत ही हैंडसम था ये, इसको कह सकते हैं, जैसे नामे से पता चलता है ना। तो ये जो है जब मगध का शासक बना तो सबसे पहले ये क्या किया, इसी के टाइम में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। पहला बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के टाइम में हुआ था, जो कि आपको गिरिव्रज में होता है, राजगीर में हुआ था, सप्तकर्मी गुफा में। लेकिन जब कालाशोक के टाइम में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ, उस समय विश्व भर के जितने भी बौद्ध धर्म के धर्मावलंबी थे वो सभी जो है कालाशोक के टाइम में बिहार में आकर के इस बौद्ध संगीति में भाग लिए थे। और ये जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था वो आपको बिहार के वैशाली में हुआ था। वैशाली में यहाँ जो शिशुनाग जब शासक बना था तो इसने क्या किया था कि अपने राजधानी को, पहले राजधानी हर्यक वंश का जो अंतिम शासक उदयन जो शासक बना था, तो उसने गिरिव्रज से राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। लेकिन जब यह शिशुनाग मगध का शासक बना तो वो पाटलिपुत्र से फिर से अपनी राजधानी को कहाँ लाया था, वैशाली ले आया था। वैशाली यानी गंगा उस पार ले आया था। पहले गंगा इस पार था, पाटलिपुत्र यहाँ पर था। लेकिन देखा कि इतना दूर के क्षेत्र है, तो इतना दूर के क्षेत्र को जो है ना संभालने के लिए सैनिक से हो या प्रशासनिक विभाग को देखने के लिए यहाँ से जो है ना इतना बड़े भूभाग पर इतने बड़े जो है ना साम्राज्य का जो है ना सही से देखभाल ना हो सकता है। इसलिए क्या किया, ये शिशुनाग अपनी राजधानी को वैशाली में शिफ्ट किया था। लेकिन जैसे ही शिशुनाग का पुत्र या इसी का एक जो है ना वंश का जो है ना राजा बना कालाशोक, तो यह क्या किया, वैशाली से राजधानी को फिर से स्थानांतरित करके फिर से पाटलिपुत्र लाया। और ये जो पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया तो बहुत सारे जो है ना शासक जो मगध का बना वो पाटलिपुत्र ही राजधानी इसका रहा। तो कालाशोक जब राजा बना, शासक बना, तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ।
वैशाली में जो है ना द्वितीय बहुसंगीति का जो है ना पहले वैशाली राजधानी था, वैशाली से यह पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। ये 2 काम जो है कालाशोक के टाइम में हुआ। इसके बाद इसका जो अंतिम शासक था, शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था, इसका अंतिम शासक था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। इसी नंदीवर्धन की हत्या करता है एक व्यक्ति जिसका नाम रहता है महापद्मनंद। तो यही महापद्मनंद जो है नंदीवर्धन की हत्या करता है। क्या करता है? नंदीवर्धन की हत्या कर नंद वंश की स्थापना करता है। नंद वंश की स्थापना। तो ये शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक है नंदीवर्धन, इस नंदीवर्धन की हत्या महापद्मनंद करता है और नंद वंश की स्थापना करता है। तो अब यहाँ से हम लोग नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये सब जो है ना मगध के ही जो है ना बात चल रही है, मगध का ही चर्चा चल रहा है। जब महापद्मनंद तो यहाँ से आप महापद्मनंद के बारे में पढ़ेंगे। तो ये महापद्मनंद जो था ये प्रथम गैर क्षत्रिय शासक था। प्रथम गैर क्षत्रिय शासक। इससे पहले जो भी मगध का राजा बना, साम्राज्य मतलब शासक बना, वो सभी जो था वो क्षत्रिय साम्राज्य क्षत्रिय वंश से था। लेकिन जब महापद्मनंद बना तो ये गैर क्षत्रिय थे, यानी जाति से ये नाई जाति था, हजाम जाति से बिलोंग करता था। तो यह क्या किया, जब मगध का राजा बना तो उस समय भारत में मोटा मोटी भारत का मैप इसको मान लीजिए। तो इस समय जो है ना बिहार में यहाँ पर बिहार था, यहाँ पर जो है ना मगध था, यहाँ पर जो है ना अंग को भी मिला लिया था, यहाँ से वैशाली बज्जी को भी मिला लिया था। उसके बाद यहाँ पर कौशल था, यूपी में काशी भी था, इसको भी जो है ना इसमें मिला लिया था। बगल में यहाँ पर अवंती था मध्य प्रदेश में, तो इसको भी जो है ना मगध में मिला लिया था। इतना दूर के जो है ना पहले से ही ये शिशुनाग जो है ना पहले से ही जो है ना कब्जा कर लिया हुआ था। लेकिन जब महापद्मनंद बना तो दिल्ली के पास, अभी चूँकि वर्तमान में दिल्ली है, वहाँ पर एक था कुरु, पहले इसको कुरु के क्षेत्र थे। कुरु जो है ना महाजनपद हो गया, यहाँ पर पंचाल हो गया और नीचे हो गया उड़ीसा। तो इस तीनों महाजनपद पर क्या किया, महापद्मनंद जो है ना आक्रमण किया और तीनों को जो इसको भी मिला लिया और यहाँ से कलिंग यानी उड़ीसा को भी अपने मगध में मिला लिया और इतने बड़े साम्राज्य का यह क्या बना, शासक बना। तो जब महापद्मनंद मगध का शासक बनता है तो यह अपने मगध के शासन में, मगध के राज्य में कुरु, पंचाल और कलिंग, इस तीनों पर विजय प्राप्त करता है और इस तीनों को मगध में मिलाया, मगध में मिलाया। जब इतने दूर के जो है ना साम्राज्य का जब यह शासक बन गया तो इसने जो है ना उपाधि धारण किया और ये उपाधि था सर्वछत्रांतक। सर्वछत्रांतक, एकराट और उग्रसेन का, उग्रसेन। सर्वछत्रांतक का मतलब होता है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। एकराट का मतलब होता है बहुत से विशाल सेना का जो है ना स्वामी। उग्रसेन का मतलब ये उग्र स्वभाव के था। तो ये जो है ना जब इस सभी पर जो है ना अधिकार कर लिया तो ये 3 उपाधि जो है ना इसने अपने आप को धारण किया। उसके बाद महापद्मनंद
जो है ना अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ही रखा। जैसे कालाशोक जो है वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, तो महापद्मनंद के टाइम में भी इसका राजधानी भी मगध का पाटलिपुत्र ही रहा और पाटलिपुत्र से ही इतने बड़े क्षेत्रों का जो है ना देखभाल होता था। उसके बाद यह जो था आपको बताया था ये नाई जाति से बिलोंग करता था। इसके बाद नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। कौन था? घनानंद। तो जिस समय घनानंद मगध का शासक बना हुआ था उस समय सिकंदर महान का जो है ना विश्व को जीतने की जो है ना महत्वाकांक्षा लेकर के भारत पर भी आया था आक्रमण करने। सिकंदर महान जो था वो अरस्तु का चेला था, अरस्तु का शिष्य था। तो यहाँ पर भारत से इधर जो पाकिस्तान तक जो है सिकंदर जीत चुका था। और पाकिस्तान में ही एक जो है ना पुराना सबसे पुराना जो है ना विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। और इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति थे जो रसायन विभाग के लेक्चरर थे, है ना, प्रोफेसर थे, जिसका नाम है चाणक्य। और ये चाणक्य जो था यह भी बिहार से ही संबंधित था, मतलब बिहार से ही बिलोंग करते थे, यानी बिहार के ही थे। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त। इसका एक और नाम है कौटिल्य। तो जब सिकंदर जब आया हुआ था यहाँ पर आक्रमण, तो ये जो है सिकंदर चाणक्य से भी जो है ना भेंट मुलाकात किया हुआ था, इससे भी बात चर्चा किया हुआ था। तो जब पहले ये क्या किया था सिकंदर महान, यहाँ पर पंजाब में पेरू का राजा था पौरुष, इस पर जो है ना हमला किया हुआ था पेरू पर। तो वहाँ पर जो है पौरुष राजा सिकंदर के सेना के सामने खूब बहादुरी से लड़ाई किया, खूब बहादुरी से अपने वीरता का परिचय दिया। युद्ध में जो है ना दोनों तरफ से घमासान युद्ध हुआ। बहादुरी को देखते हुए, राजा पौरुष के बहादुरी को देखते हुए और इसके सेना में जो आत्मविश्वास से जो युद्ध करने का जो मंसूबा देखा, उससे सिकंदर का जो है ना दिल पिघल गया और वह क्या किया, पेरू को अपने राज्य में सिकंदर नहीं मिलाया। उसी के बगल में यहाँ तक तो मगध फैला हुआ था, तो यहीं से जो है ब्यास नदी गुजरती है ना। तो इसी ब्यास नदी से को प्रवेश करके मगध पर जो है ना आक्रमण करने का योजना बनाया था सिकंदर महान। सिकंदर महान का आक्रमण घनानंद के समय में हुआ। तो आक्रमण करने से सिकंदर महान पहले क्या किया, आक्रमण करने से पहले कुछ सैनिकों को भेजा था घनानंद के बारे में पता करने के लिए कि घनानंद के पास कितने सैनिक हैं। तो यहाँ से एक इसका अपना सैनिक आकर के गांव में पता लगाया कि घनानंद के पास कितने सैनिक था। एक व्यक्ति से पूछा, तो व्यक्ति ने पहले पूछा कि पहले आप कितना सेना के साथ आए हैं घनानंद के ऊपर आक्रमण करने, मगध के ऊपर आक्रमण करने। तो सिकंदर महान का सेना कहता है कि हम लोग 20,000 सेना के साथ आए हुए हैं मगध पर आक्रमण करने। तो यही मगध का वो जो व्यक्ति जिससे पूछे रहता है सेना, वो जवाब देता है कि आप 20,000 सेना के साथ हैं, घनानंद के पास तो 20,000 हाथी ही है। यह बात सुन करके सेना को जो है ना काफ़ी जो है ना आश्चर्य हुआ कि बाप रे 20,000 इसके पास हाथी है, हम लोग तो 20,000 पैदल है। अगर एक एक सेना पर भी जो है ना एक एक हाथी जो है ना पड़ रहा है तो बहुत ही जो है ना भयंकर सेना का यह जो है ना स्वामी है। तो यही बात सुन करके सिकंदर का सेना क्या किया, ब्यास नदी को पार करके मगध में प्रवेश करना था। तो सिकंदर का सेना क्या किया, ब्यास नदी से में प्रवेश करने से मना कर दिया और यहीं से सिकंदर का सेना वापस लौट गया। तो सिकंदर जब यहीं से मगध पर आक्रमण न करके यहाँ से जब रिटर्न जा रहा था, तो वहीं पर रास्ते में लौटते समय बेबीलोन एक जगह है, इसी बेबीलोन जगह पर 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का मृत्यु हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। जब यही बात जब घनानंद को जो है ना मालूम पड़ता है कि सिकंदर महान मगध पर आक्रमण करने आया हुआ था और इसके सेना के विशालता के बारे में जैसे ही सुना तो वापस चला गया, तो घनानंद का और जो है ना मनोबल बढ़ गया और जो है ना ये घमंड में चूर होने लगा। और जो इससे पहले घनानंद के राज्य में जितने भी प्रजा रहते थे उसके ऊपर तो बहुत सारा टैक्स बांधा हुआ ही था,
टैक्स के बोझ तो पहले से ही बरकरार था। फिर जैसे ही इस बात सुना कि सिकंदर लौट गया, इतना बड़ा शासक लौट गया है, तो और क्या किया, टैक्स का पुलिंदा जो है ना अपने प्रजा के ऊपर बांध दिया, जिससे घनानंद यानी मगध के जो भी प्रजा थे घनानंद के टाइम में इससे जो है ना व्याकुल हो उठे थे। इसके प्रति जो है ना सब आक्रोश में आ गए थे, निरंकुश हो गए थे, इसके प्रति हमेशा षड्यंत्र की जो है ना बात करने लगा। उसी में जो है ना ये मालूम है कि चाणक्य जो है, चाणक्य से जो है सिकंदर महान जो है ना भेंट मुलाकात किए हुए थे, बात चर्चा किए हुए थे। तो घनानंद चाणक्य को भी बुला करके अपने राज्य में इसका भी जो है ना अपमान किया हुआ था। तो यही चाणक्य क्या करता है, अपने अपमान के बदला लेने के लिए एक व्यक्ति का सहयोग से इसी घनानंद को पराजित करता है। वह व्यक्ति रहता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त चाणक्य खुद जो है ना राजा नहीं बन सकता था। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति शादीशुदा नहीं है, जो अपने बीवी का और बच्चे का दुख दर्द नहीं समझता है, वो राजा नहीं बन सकता है। लेकिन चंद्रगुप्त का उस समय शादी विवाह हो चुका था, तो राजा वही बन सकता था जो दूसरे का दुख दर्द समझे, जिसका अपना पत्नी होगा, बाल बच्चा होगा, वही ना जो है ना प्रजा का दुख समझ सकता है। तो चाणक्य खुद राजा नहीं बन सकता था। चाणक्य खुद अनमैरिड था, यानी शादीशुदा नहीं था। इसलिए क्या किया, चंद्रगुप्त के सहयोग से घनानंद पर आक्रमण करता है। तो चंद्रगुप्त के सहयोग से जो घनानंद पर आक्रमण करता है, तो कई बार आक्रमण करता है, एक टोली बना करके बीचे में जो है ना आक्रमण करता था। लेकिन क्या होता था, जब बहुत बार आक्रमण किया लेकिन ये सफल नहीं हो पाया, घनानंद को पराजित नहीं कर पाया। 2-4-10 सैनिक को मार देता था, फिर जा कर के जंगलों में छुप जाता था। तो एक बार चाणक्य क्या किए हुआ था, घने जंगल में जा कर के जो है ना छुपा हुआ था दूसरे दिन युद्ध करने के प्लानिंग में। तो उसी जंगल में एक कुटिया था, एक छोटा सा जो है ना मड़ई टाइप का था। उसमें एक बुढ़िया अपने बच्चे को खिचड़ी परोस करके खिला रही थी रात के समय में। तो उसी में से एक बच्चा नटखट था, खिचड़ी गरम जो है ना थाली में परोसा गया था, एक बच्चा तुरंत जो है ना गरम खिचड़ी के जो है ना बीचों बीच थाली में जो है ना उंगली रख दिया। उंगली जैसे ही पका, बच्चा लगा रोने। तो वही बूढ़ी औरत कहती है कि तुम भी चाणक्य ही हो, उड़ते हैं ना उड़ते हो जो है ना पहले बीचे में उंगली रखता है। अरे खिचड़ी खाना है तो साइड साइड से खाओ, है ना, साइड साइड से ठंडा होता है। खिचड़ी खाओगे साइड साइड से तो तुम्हारा उंगली नहीं पकेगा। बस यही बुढ़िया का बात जो है ना चाणक्य के दिमाग में तुरंत हंट किया कि वाकई में ये बुढ़िया सही कर रही है, कि अगर हम जैसे बीच में जो है ना आक्रमण कर रहे हैं, अगर किनारे किनारे से आक्रमण करेंगे तो शायद हम मगध के ऊपर राज्य कर सकते हैं। तो वही इस बुढ़िया की बात को जो है ना समझ है, और चाणक्य फिर क्या किया, किनारे किनारे से मगध पर आक्रमण शुरू किया और मगध को क्या किया, जीत लिया। किसके सहयोग से, चंद्रगुप्त के सहयोग से। और तब जो है ना यहाँ से चंद्रगुप्त जो है ना क्या करता है, राजा बनता है, शासक बनता है, और यहीं से मौर्य वंश का स्थापना होता है। तो मौर्य वंश के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग इतना को पढ़े, एक बार और देखिए, समझ लेते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक की हत्या शिशुनाग करता है और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। जब शिशुनाग राजा बनता है कौशल का, मगध का, तो कौशल और अवंती इस दोनों पर आक्रमण करके मगध में मिला लेता है। उसके बाद जब कौशल पर अवंती पर आक्रमण करता है, उस समय अवंती का राजा रहता है अवंतीवर्धन। इसी को पराजित करके अवंती को मगध में मिलाता है शिशुनाग। चंद्रप्रद्योत की बात करें तो ये भी अवंती का ही राजा रहता है, लेकिन ये बिंबिसार के टाइम का राजा रहता है। बिंबिसार के टाइम में जब चंद्रप्रद्योत का तबीयत खराब हो गया था, तो उस समय बिंबिसार का राजवैद्य था, आपको इसका जो है ना जीवक राजवैद्य था, इसी के उपचार किया था, जिससे इसका जो है ना तबीयत ठीक हो गया था। बहुत सारा वैद्य फेल हो चुका था इसके इलाज में। तो उस समय बिंबिसार के टाइम में अवंती से अच्छा संबंध था, लेकिन शिशुनाग वंश का जो शिशुनाग बना शासक, तो इसको भी क्या किया, अवंती को भी मगध में मिला लिया। इसके बाद शिशुनाग के बाद कालाशोक शासक बनता है। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसी के टाइम में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वैशाली में, अपने बिहार में ही। विश्व के बहुत सारे लोग आए हुए थे वैशाली बिहार घूमने उस समय, और बौद्ध संगीति में भाग लिए हुए थे। कालाशोक क्या करता है, पहले वैशाली में राज्य अपना बनाया रहता है शिशुनाग। वैशाली से फिर जो है ना अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर देता है, पाटलिपुत्र ले आता है। और यहाँ से जो है ना बहुत ये महापद्मनंद घनानंद जब भी जो शासक बनता है, सबका राजधानी पाटलिपुत्र ही रहता है।
उसके बाद शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक रहता है नंदीवर्धन रहता है, और इसी नंदीवर्धन की हत्या करता है महापद्मनंद। महापद्मनंद जो था नंदीवर्धन के पत्नी से ही इसका प्रेम विवाह हुआ था, प्रेम हो गया था दोनों के बीच में, महापद्मनंद और नंदीवर्धन के पत्नी से। महापद्मनंद जो था वो नाई जाति से बिलोंग करता था, और यह जब मगध का शासक बना तो नंद वंश की स्थापना किया, तो नंद वंश का भी जो है ना मगध पर शासन रहा। तो ये प्रथम गैर क्षत्रिय शासक हुआ। यह जब मगध का शासक बना तो कुरु, पंचाल, कलिंग ये तीनों महाजनपद को भी मगध में मिलाया। उसके बाद जब ये तीनों क्षेत्र को मिला लिया तो मगध बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र बन गया। तो इसने एकराट की उपाधि धारण किया। एकराट का मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा संख्या में सेना था, तो बहुत बड़े सेना का जो है ना स्वामी को एकराट कहा जाता है। सर्व छत्रात्मक मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, उग्रसेन का मतलब उग्र स्वभाव के था। उसके बाद महापद्मनंद के बाद इसका अंतिम शासक जो नंद वंश का था वो घनानंद था। घनानंद के टाइम में ही सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण हुआ था। उस समय जब सिकंदर महान का सेना व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और वापस चला गया, क्योंकि घनानंद के पास 20,000 उस समय हाथी ही था, और यह 20,000 सेना लेकर के ही मात्र आया था भारत पर आक्रमण करने, मगध के ऊपर आक्रमण करने। तो डर से जो है ना इसका सेना वापस चला गया। और वही जो है ना सिकंदर महान जब वापस जा रहा था तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसका मृत्यु हो जाता है। सिकंदर जब आया हुआ था तो पाकिस्तान में सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, यहीं का प्रोफेसर रहता है चाणक्य, जो केमिस्ट्री से संबंधित रहता है, इससे जो है ना मिले हुआ रहता है। तो घनानंद को पता चलता है कि यह चाणक्य जो है सिकंदर महान से भी मिला हुआ था, भेंट किया हुआ था, हो सकता है षड्यंत्र करेगा, तो इसको अपने राज्य में बुला करके अपमानित करता है, बेइज्जती करता है। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए घनानंद को क्या करता है, चंद्रगुप्त की सहायता से पराजित करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जब यहाँ का राजा बनता है तो मौर्य वंश की स्थापना होता है। तो इसको अच्छे से सजा करके जो है ना हर वीडियो की तरह अंत में लिख दिया जाता है, आज भी लिख देते हैं। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिएगा, कुछ देर जो है ना इंतज़ार कीजिए। ये इसको व्यवस्थित तरीके से लिख दिया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर इसको एक बार और जो है ना रिपीट कर देते हैं, बता देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। तो मगध साम्राज्य में शिशुनाग वंश के ऊपर आज का क्लास था मेन। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग किया था। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया हुआ था। शिशुनाग जब शासक बना था मगध का तो कौशल और अवंती को भी मगध के साम्राज्य में मिलाया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र, पहले जो है उदयन था तो उदयन पाटलिपुत्र अपने राजधानी को शिफ्ट किया हुआ था, तो पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया शिशुनाग ने राजधानी को। अवंती का राजा अवंतीवर्धन था, जिस समय शिशुनाग आक्रमण किया था अवंती पर, उस समय वहाँ का राजा अवंतीवर्धन था। बिंबिसार के समय अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था, जिसके उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा जाता था। बिंबिसार के टाइम में मगध से जो है अवंती का अच्छा संबंध था, लेकिन जब शिशुनाग वंश का जो है ना शासक शिशुनाग बना तो फिर अवंती को भी जो है ना अपने मगध में लपेट लिया। उसके बाद शिशुनाग के बाद जो है ना इस वंश का दूसरा शासक बनता है कालाशोक, जिसको काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। कालाशोक ने वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। इसका पिता जो है ना पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया था, लेकिन यह वैशाली से फिर से क्या किया, पाटलिपुत्र वापस राजधानी को लाया। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक रहता था वह नंदीवर्धन था, और इसी नंदीवर्धन की हत्या महापद्मनंद करता है और नंद वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ से नंद वंश का शुरुआत हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद है। महापद्मनंद जब मगध का शासक बनता है तो यह पांचाल, कुरु और कलिंग पर भी विजय प्राप्त करता है। विजय प्राप्त करने के बाद यह सब छत्रांतक, एकराट और उग्रसेन की उपाधि धारण करता है। यह प्रथम गैर क्षत्रिय शासक था, ये नाइस जाति से बिलोंग करता था। और इसी नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, इसी के टाइम में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। इसका सेना ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, वापस लौट गया। इसी बात से जो है ना यह बात जब घनानंद को मालूम पड़ा तो घनानंद को काफ़ी जो है ना गर्व, अपने आप को गौरवान्वित जो है ना अनुभव किया, फील किया। और जो भी जो है ना कर्ज का जो पहले जो भी टैक्स था प्रजा के ऊपर, और टैक्स का पुलिंदा बांध दिया, जिससे यहाँ का जो है प्रजा जो है ना इससे नाराज़ होने लगा, नाखुश होने लगा, षड्यंत्र करने लगा। उसी में
जब सिकंदर जब आया था भारत पर आक्रमण करने, तो चाणक्य से भेंट मुलाकात किया हुआ था। चाणक्य भी बिहार से ही संबंधित व्यक्ति था, बिहार का ही रहने वाला था। तो घनानंद को पता चला तो चाणक्य का बेइज्जती किया हुआ था, है ना, अपमान किया हुआ था। तो चाणक्य अपने अपमान के बदला लेने के लिए घनानंद को राज्य से हटाता है, उसके ऊपर आक्रमण करता है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, और मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको जो है ना वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये नहीं समझ में आता है तो हमारे बिहार स्पेशल के प्लेलिस्ट में जाइए, इससे पहले वाले वीडियो सब देखिए, जिससे लिंक जुड़ेगा और इस क्लास को, इस पढ़ाई को और अच्छे से आप लोग समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।